ऑलराइट स्टूडेंट, वेलकम। माय नेम इज रितेश दहिया। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ ये जो ईएमआई का चैप्टर है आपके नीट के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक सवाल इसका अक्सर नीट में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर मुश्किल कतई नहीं और लंबा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर पर ध्यान देना। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं ईएमआई की। तो ईएमआई में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका फ्लक्स जो है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें, जो आपका ये वर्ड लिखा हुआ है जिसको कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है आपका बहाव या प्रवाह या फ्लो। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपका एरिया है, कोई भी आप एरिया ले सकते हैं, उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ऑलराइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम ये कहते हैं कि नॉर्मली आपके कितने उससे वो फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ नेट फ्लक्स टू द सरफेस, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका दिस विल बी इक्वल टू फाइव विल बी इक्वल टू बी डॉट डी ए, या फिर बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे आपका एंगल है बी और ए के बीच में। सिमिलर बात हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कही थी, जहां हमने कहा था कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट विल बी ई डॉट डी ए, तो उसी का रिपीट टेलीकास्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट इसकी वेबर में आएगी, और उसके अलावा इतनी और सारी यूनिट है जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या कन्वर्जन का गेम खेल सकते हैं। सबसे पॉपुलर यूनिट इसकी आपकी वेबर है। बाकी इसको आप टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय एम्पेयर भी, जूल पर एम्पेयर भी, वोल्ट कूलम पर एम्पेयर भी, वोल्ट इंटू टाइम भी, ओम इंटू कूलम भी, हेनरी इंटू एम भी। तो ये सारी यूनिट में से कोई भी आपको दी जा सकती है, या फिर कन्वर्जन का सवाल भी पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो डायमेंशन है। ऑफकोर्स इसकी डायमेंशन हो जाएंगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन होंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने यहाँ पे फैराडे ने फर्स्ट अपना जो फर्स्ट लॉ दिया, वो कहता है व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या फिर जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है पासिंग थ्रू अ सर्किट चेंजेस। तो जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, वहां पे आपको ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, वहां पे आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और ये ईएमएफ हम कहते हैं इसको इंड्यूस ईएमएफ है। तो जब भी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होएगी, हमें वहां पे एक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी। इंड्यूस ईएमएफ परसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज और कटिंग ऑफ फ्लक्स। तो जैसे जैसे आपका फ्लक्स अगर यहाँ से लाइन का जा रहा है, उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, या फिर वो टाइम के साथ आपका बी ए कॉस थीटा, उसमें से बी चेंज होएगा, ए चेंज होएगा, या कॉस थीटा कोई भी चेंज होएगा टाइम के साथ, अगर ये चीज़ वेरी कर रही है, वहां पे आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। ईएमएफ कितना आता है, वो आपका सेकंड लॉ में हम कहते हैं आपका ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस साइन के साथ डी फाई बाई डी टी। तो फाई जो है ये आपका फ्लक्स है, उसका जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है वो आपको ईएमएफ दे देता है। अगर यहाँ पे आपकी n नंबर ऑफ टर्न है, ये बात तो ही एक लूप की, अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो इसी को हम n से मल्टीप्लाई कर दे, तो ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू n डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन ये आपका इंडिकेट करता है कि आपका इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आपका चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट वो है। फाइव विल चेंज इधर आपका बी ए या फिर थीटा या कॉस थीटा में से कोई भी एक चीज चेंज होएगी, तो आपका फाई यहाँ पे बदल जाएगा टाइम के साथ। अगर इनका किसी का भी वेरिएशन है तो आपको इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलेगा। ईएमएफ जो है आपका एन डी फाई बाई डी टी, और इसको हम लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा फाई की यहाँ बात हो रही है, तो उसको आप एन मल्टीप्लाइड बाय फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। अगर टोटल की बात करोगे तो फ्लक्स वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी, और ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये आपकी एवरेज वैल्यू है ईएमएफ की, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इसी को आप बहुत बार इसके ऊपर डायरेक्ट आपके सवाल बनते हैं। अगर तो बी चेंज हो रहा है तो उस केस में आप लिखेंगे एन मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय बी टू माइनस बी वन। अगर आपका कॉस थीटा चेंज हो रहा है तो आप लिखोगे एन बी ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। और अगर ऑफकोर्स एरिया चेंज होएगा तो आप इसको ए टू माइनस ए वन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। हाले चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इंड्यूस ईएमएफ। आपका ये हो गया। इंड्यूस करंट आएगा, तो करंट अगर इंड्यूस हो गया, आपके ईएमएफ आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो करंट क्या होगा, उसी को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा। तो ये एन डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाय आर कर देंगे इसको, तो आपका करंट आ जाएगा। अगर पूछा जाए नेट चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, तो नेट चार्ज क्या करेंगे, आई जो वैल्यू है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे डी आई बाई डी टी, और अगर ये आपकी फिक्स वैल्यू तो उसको लिख देंगे माइनस डी आर
माइनस एन बाई आर डी फाई, ये आपकी टोटल इंड्यूस चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। नोटिस करना, इंड्यूस चार्ज जो टोटल इंड्यूस चार्ज है वो आपका टाइम के इंडिपेंडेंट है, उसका टाइम से फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। टोटल पावर, पावर को आप लिख देंगे ई स्क्वायर बाई आर, या फिर उसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो ई स्क्वायर आर मतलब ये जो आपका है इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाय डी फाई बाई डी टी का स्क्वायर। डबल डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करके स्क्वायर करना है, वो आपका पावर आ जाएगी। अगेन पावर जो है आपका टाइम और रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करेगा। राइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है कि आपका जो करंट आएगा उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इंड्यूस ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन बताता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। तो डायरेक्शन बड़ा ही मजेदार डायरेक्शन है। ये वो वैल्यू है कि जिस वजह से आपका इंड्यूस करंट या पोटेंशियल डिफरेंस आया है ये उसी को अपोज करता है, ये आपका लेंस लॉ कहता है। तो सो फॉर एग्जांपल इस वाले उसमें कि मान लीजिए लूप है और ये मैग्नेट आपके लूप की तरफ जा रही है। नाउ इसको देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इस तरह से आप नॉर्थ पोल को ये रिप्रेजेंट करें, साउथ पोल ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो नॉर्थ पोल ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट, वो लाइन्स ऐसे जा रही है। नाउ दीज लाइन्स आर चेंजिंग। तो ये जब मैग्नेट इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बिहेव करेगी, इसका फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसको उसने अपोज करना है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो जो मैग्नेट की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी ये अब उसको अपोज करेगा तो उसकी वजह से ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बनेगी, हेंस आपका ये डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। अगर आप ऑब्जर्वर ऐसे हैं, अगर जैसे इस ऑब्जर्वर को मैं जगह वो खड़ा हूँ तो इस डायरेक्शन में करंट आ जाएगा ना, मेरे लिए ये आपकी करंट की जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन आ जाएगी आपकी ऐसे करके देखेंगे विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इसको ऐसे देखोगे, मैग्नेट अगर आपको ऐसे अप्रोच कर रही है, अब आपके पास ये लूप है उसको आपने ऐसे अपोज करना है तो आपके ऐसे करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर जहाँ पे इसको ऐसे हम देखें, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ऐसे वो क्रिएट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आपके करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाएगा। राइट, तो दिस इज बेस्ड ऑन आपके लेंस लॉ के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। नाउ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल आपके नीट में नहीं पूछे जाते हैं। और अपने सिलेबस में अगर हम बात करें तो हम 4 तरह की फील्ड्स में काम करते हैं। सबसे पहला आपका ग्रेविटेशन फील्ड है, पूरा मैकेनिक्स आपका ग्रेविटेशन फील्ड में हुआ है, पूरा उसका ग्रेविटेशन का चैप्टर हमने ग्रेविटेशन फील्ड में किया है। उसके बाद हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर आपका उस पे हुआ है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। फिर तीसरी हमने बात की मैग्नेटिक फील्ड की, तो पूरा एमईसी का चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड में किया है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपके ईएमआई के छोटे से चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान करते नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें हम इस पर पूछ लेते हैं आपसे। अदरवाइज ये भी अपने आप में जो रिसेंट रिसर्च चल रही है उसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, बट नॉट फॉर आवर सिलेबस। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। इट्स फील्ड लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक क्लोज कर्व्स होते हैं। तो हमने ये कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है कि सर्कुलर लूप कभी नहीं बनाएगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से चार्ज होकर नेगेटिव पे या फिर नेगेटिव पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट पे फिनिश होएगी। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी सर्कुलर लूप बनाती है। टाइम वेरिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है dB by dt ऑलवेज प्रोड्यूसेस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल स्पेस अराउंड इट। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस ईएमएफ, फील्ड आपकी डायरेक्टली ऑफकोर्स प्रोपोर्शनल होगी, और ई की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट डी एल। और ये हमने वहाँ पे बात की थी कि अगर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी हमने कहा था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू, अगर आप पूरे लूप में ई डॉट डी एल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज वो लौट के बुद्धू घर को आए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हम काम कर रहे थे, तो वापस अगर अपनी जगह आ गए हैं तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल करेंगे पूरे लूप में, इसका मतलब होता है कि पूरे स्टार्टिंग से लेके वापस गोल घूम के उसी जगह पे आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट इज द केस, उसकी वैल्यू वहाँ पे 0 थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे डी फाई बाई डी टी के बराबर होगी इंड्यूस ईएमएफ की। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब हम बात कर रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहते हैं डेल्टा वी, इसको आप लिखेंगे ई डॉट डी एल, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आपके डी फाई बाई डी टी के बराबर होएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है पोज जैसी नहीं है, इसलिए एक सेपरेट फोर्स फील्ड है ये। राइट,
यहाँ पे इसको हम कहते हैं दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ आपका फैराडेज लॉ। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर सवाल बनते हैं बहुत सारे। वो कहते हैं मोशनल ईएमआई। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि मान लीजिए ये बी जो क्रॉस क्रॉस बनाए हुए हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है कि इनसाइड जा रही है। अब इसमें आपने एक रॉड को यहाँ से यहाँ मूव किया। नाउ इस रॉड को जब आप यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, उस दौरान, उस मोशन के दौरान, उसकी वजह से आपका इस रॉड के अक्रॉस जो है, इसके जो एंड्स हैं, इस एंड और इस एंड पे जो आप वो पोटेंशियल देखेंगे, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, अपने आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कंडक्टिंग रॉड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कंसिडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। कंडक्टिंग जो आपके इलेक्ट्रॉन है, उनको यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स महसूस होएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू ई वी क्रॉस बी होएगी, और क्योंकि आपका वी और बी के बीच में 90 का एंगल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ई वी बी हो जाएगी। अगर 90 का एंगल नहीं होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, वी क्रॉस बी होता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आपका इसको हम वहाँ पे एमईसी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपका एफ मैग्नेटिक जो आएगा उसको आप लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, राइट। तो आपका इतना मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा ना। उस फोर्स की वजह से होगा क्या कि आपके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और उसकी वजह से आपकी ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। एंड पी ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज वाइल क्यू एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका क्यू ई जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो आपका मैग्नेटिक के बराबर हो जाएगा। हालांकि उसकी वजह से हम कहेंगे ई ई विल बी इक्वल टू ई वी बी, और या फिर ई आपके या क्यू चार्ज कैंसिल कर दे तो ई विल बी इक्वल टू वी बी, आपकी इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है, इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डेल्टा वी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट डी एल। ठीक है, अच्छा भगवान के लिए वी कैंसिल मत कर देना, ये वी आपका वेलोसिटी और ये वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वी है आपका डेल्टा वी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब ये यहाँ पे डिपेंड करेगा वी और बी के बीच जो एंगल है उसका आप साइन थीटा लेंगे, उसके जो वेक्टर आएगा उसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे डीएल, वहां पे आप कॉस थीटा लेंगे। तो बहुत बार ये चीज क्वांटिटी जीरो हो जाती है, या तो ये जीरो या ये जीरो, इसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर वी और बी पैरेलल हो जाएं, वी और बी पैरेलल हुए तो वी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन वी बी साइन थीटा आपका जीरो हो जाएगा। अगर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आ रहा है वो अगर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आपका इसका जो वी क्रॉस बी का जो वेक्टर आएगा वो अगर डीएल के परपेंडिकुलर हो गया तो भी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इसको हम यूज करके फिर वैल्यू निकालते हैं ना। इसी की एप्लीकेशन ये है, इसकी कई सारी एप्लीकेशन है, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल बनते हैं। तो अगर आपकी इंक्लाइन प्लेन पे एक रॉड अगर ऐसे नीचे आ रही है, उस रॉड में मान लीजिए करंट बह रहा है, उस केस में हम कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड आ रही है, इसके अंदर करंट है, तो उसकी वजह से आपका जो ईएमएफ आ जाएगा उसकी रॉड के अक्रॉस वो आ जाएगा बीवी मल्टीप्लाइड बाय साइन। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो इसके वी और बी के बीच में अब एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इतना तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। करंट क्या होगा, उसको आप आर से डिवाइड कर दे तो आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हुए, तो इन वैल्यूज को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आया उसका जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा एफ एम कॉस थीटा, वो आपका अगर रॉड यहाँ पे बैलेंस है तो एम जी साइन थीटा जो नीचे लग रहा है उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि एफ एम कॉस थीटा को आप यहाँ लिख सकते हैं बी आई एल कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और इसी की अगर आपसे पूछ ली जाए कि वेलोसिटी क्या होगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका डेरिवेशन है, लेकिन अभी मैं डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ना यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, यहाँ पे अगेन उसी की एप्लीकेशन है इमोशनल ईएमएफ की, तो इसको ध्यान रखना है आपने। कंडक्टिंग रॉड अगर है कि आपकी रॉड है, उस रॉड को आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, रॉड आपकी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो उसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि आप फ्लक्स कट कर रहे हैं, उसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आती है उसको लिखते हैं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 या हाफ बी एल स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्ट एक दो बार तो नीट में ये फॉर्मूला ही पूछा हुआ है आपसे, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ कवर कर रहा हूँ। एक और चीज़ इसको ये ध्यान रखना है, एल जो है आपका, एल आपका यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपने हिंज किया हुआ है
और जिस दो पॉइंट के बीच आप पोटेंशियल देख रहे हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर आपका हिंज यहाँ पे हो गया है तो आपको फिर और ये वो बताना है तो एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एल आपका लेंथ नहीं है, हिंज पॉइंट और आप जिस पॉइंट के बीच देखना चाह रहे हैं उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है वो। साइकिल व्हील अगर आपका ऐसे साइकिल का व्हील है उसको अगर आपने ऐसे घुमा रखा है तो उसकी ई नेट विल बी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। हेयर यहाँ पे ई नेट जो है नोटिस करना एन नॉट के प्रोपोर्शनल है। अगेन ये छोटी सी चीज़ है उसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका कितने नंबर ऑफ स्पोक आए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने 6, 12, 24, 150, 200 जितने भी स्पोक लगा दिए, इसकी वैल्यू आपकी जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच की बात कर रहे हैं, वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं फैराडेज डिस्क जनरेटर। तो आपने कॉपर की डिस्क ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घुमा दिया। अगेन इसकी वैल्यू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगी। आर इस बार रेडियस हो गया, पिछली बार इसी को हम लेंथ कह रहे थे, इस बार आपका रेडियस हो गया। वैल्यू सेम ही रहती है, एप्लीकेशन और नाम अलग अलग है, इसको ध्यान रखना। अगर आपकी सेमी सर्कुलर डिस्क है, वो अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर कर रही है फिर बाहर आ रही है, उसकी वजह से ईएमएफ जो आएगा उसको आप लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। इस बार जो चेंज हो रहा है वो बी चेंज नहीं हो रहा है इस बार, ठीक है। इस बार ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इस बार आपका ए चेंज हो रहा है कि आपका बी ए कॉस थीटा में जो ए है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप इसको लिखोगे बी डी ए बाई डी टी और इसकी वैल्यू आएगी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और उसी के साथ साथ जो आपका इंड्यूस करंट आएगा उसको आप लिखेंगे ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ बी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। ये आपका इंड्यूस करंट हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को ध्यान रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम कहते हैं कि पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई क्या है कि अगर मान लीजिए आपने एक लूप लिया, ठीक है, इस केस में हम स्क्वायर लूप ले रहे हैं, उस लूप को आपको मैग्नेटिक फील्ड में आपने ऐसे घुमा दिया, तो उसकी वजह से बाय द वे ये आपका प्रिंसिपल बनता है जिसकी वजह से आपके घरों में बिजली आ रही है। यही हम टरबाइन के केस में करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे आपने पानी गिरा के नीचे टरबाइन लगाया और एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया, उसके अक्रॉस आपकी बिजली बन जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। वही डिफरेंस गोल गोल घुमा के पूरी तारों के थ्रू वो कनेक्ट करके उसका जाल बना के आपके घरों पे हम बिजली पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं रेक्टेंगल कॉइल है आपकी जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, प्लेस इनिशियली इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उस केस में जो आपकी फाई की वैल्यू होगी, फ्लक्स होएगा, उसको आप लिखोगे एन बी ए कॉस थीटा। एन हुआ आपका नंबर ऑफ टर्न, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड, ए उसका एरिया, कॉस थीटा उसका थीटा होएगा, ठीक है। और यहीं पे अच्छा यहाँ पे टी भी आना चाहिए, टी मिस हो गया। अले इंड्यूस ईएमएफ जो आपकी कॉइल आएगी, अब यहाँ जो चेंज हो रहा है आपका, वो आपका चेंज हो रहा है डी फाई बाई डी टी में। एन बी और ए कांस्टेंट है आपका। इस बार जो चेंज हो रहा है आप इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे कॉस ओमेगा टी, तो ये आपका आएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका कॉस का डिफरेंशिएट करके ईएमएफ की वैल्यू मिल गई, जो इसके अक्रॉस हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और ई जो हो जाएगा, अब इस टर्म को हमने यहाँ पे नाम दे दिया ई नॉट। ये आपकी जो घर पे आपके 220 वोल्ट की जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट ये रहा आपका। एक्चुअली ये आपकी आरएमएस वैल्यू है, एसी के चैप्टर में बात करेंगे तो ये आरएमएस और पीक वैल्यू का फर्क, बट ये आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में आपको बिजली मिल गई। हालांकि इंड्यूस जो करंट आएगा आपका, उसी को आर से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट हो गया। तो यहाँ पे अब हमने एसी की आपको वैल्यू बना ली। तो आपके मैग्नेटिक फील्ड में लूप को हमने घुमाया और आपके एसी जो आपके घरों में बिजली आती है और उसकी वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल जाएगी। ध्यान रखना एसी का चैप्टर में यहाँ से फिर शुरुआत करेंगे, तो यहीं से आपका एसी का चैप्टर चालू होएगा। कि याद है जब हमने बात की थी कि लूप घुमा रहे थे हम ईएमआई के चैप्टर में, चलो अब उसे एसी की बात करते हैं। तो यहाँ से एक अलग चैप्टर हम निकाल के ले गए। इनफैक्ट पावर इंजीनियरिंग 4 साल 5 साल की इंजीनियरिंग इसी चैप्टर से, इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ से उसके बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं बेटा। यहाँ पे हम कहते हैं अब इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सेज अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, हैज 500 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, फील्ड इज रिड्यूस टू 0। उसके बाद हमारी फील्ड 0 हो गई इन 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड में फील्ड की वैल्यू आपकी 0 हो गई। हमें बताना है इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल क्या होगा। नाउ सिंपल सवाल है, इसको देखना। हम यहाँ पे लिखते हैं इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा उसको आप लिखोगे माइनस डी फाई बाई डी टी, और अगर आपके n नंबर ऑफ टर्न्स है तो आप इसको n से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे अपनी जो चेंज हो रही है डी फाई बाई डी टी, फाई को हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे अपने सिलेबस में या तो बी चेंज होता है या ए चेंज होता है या थीटा चेंज होता है।
इस वाले सवाल में अपना बी चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से आप लिखोगे ईएमएफ जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एन मल्टीप्लाइड बाय बी टू माइनस बी वन मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ इस केस में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो कहते हैं परपेंडिकुलर दिया हुआ है। नो, परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है इसको समझना। मैग्नेट, ये अगर आपका एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ये दिया हुआ है कॉइल के परपेंडिकुलर है। इस केस में एरिया वेक्टर भी ये है और बी वेक्टर भी है, तो इस केस में आपका कॉस थीटा जो है, जो कि आपका एंगल होता है बी और ए के बीच में, थीटा 0 हो गया, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस आपका वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। एन अपने को दिया हुआ है 500 मल्टीप्लाइड बाय बी2, फाइनल 0 हो गई। इनिशियल बी2 है आपकी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया है, एरिया को आप लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। इसको हमने ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आपका 0.1 हो गया। नाउ 0.1 और 0.1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 500 का 0 2 0 और 100 के 2 0 10 टू द पावर -4 को कैंसिल कर देंगे, तो आपका ईएमएफ जो उसकी वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 5 वोल्ट, दैट वुड बी आवर फाइनल राइट आंसर। चलो अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं इसी पे। नीट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने 2 × 10 टू द पावर -2 टेस्ला एक्स एट राइट एंगल टू अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 50 टर्न्स। तो टर्न्स आपको दिए हुए 50, एरिया आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 0.1। इस बार अपने को एवरेज ईएमएफ दिया हुआ है। व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड इन टाइम टी, ठीक है। वैल्यू ऑफ टी इज, इस बार हमें यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है, टाइम बताना है। तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी को हम यहाँ लिख देते हैं एन, ये हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी को आप लिख देंगे B2 माइनस B1, बिकॉज यहाँ पे आपका B चेंज हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय अगेन यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इस बार हमें डेल्टा टी बताना है, ये वो बाकी सारी वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा टी को इधर ले आते हैं। सो आपका टाइम जो डेल्टा टी आएगा वो आएगा माइनस टाइम्स एन, एन अपने को कितना दिया 50 मल्टीप्लाइड बाय B2 माइनस B1। यहाँ पे एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल लिखते आपकी, अच्छा B जब आपने रिमूव कर दिए तो फाइनल आपकी 0 हो गई। इनिशियल जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा 1 हो गया आपका, और E से आप डिवाइड कर देंगे, E हो गया आपका 0.1। तो इसको कैलकुलेट करना है हमने, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये बना आपका माइनस का प्लस हो गया, और ये बना आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2, ये तो 1 बन जाएगा। ये बना आपका मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका 10 बन गया। यानी कि ये तो आपका कैंसिल हो के 1 हो गया, 1 2 3 0 इससे कैंसिल हो गए, यानी कि 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.1 सेकेंड ये वैल्यू बची, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से द सर्कुलर कॉइल एंड अ बार मैग्नेट प्लेस नियर बाय आर मेड टू मूव इन सेम डायरेक्शन। तो आपकी एक मैग्नेट है और आपका लूप है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉइल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो आपका कॉइल जो है उसकी वेलोसिटी ऑफ कॉइल आप लिख सकते हैं 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इसको आप लिख देंगे 1 डिवाइड बाय 0.5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नेट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट जो है वो आप फिर s बाय टी करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 बाय 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। सवाल है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल, क्या होगा? आंसर है आपका 0, फॉर द सिंपल रीजन कि ये मैग्नेट है और ये आपकी कॉइल है, दोनों अगर आपकी सेम वेलोसिटी से जा रही हैं तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स आएगा वो चेंज ही नहीं हुआ, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0, सो हेंस 0, दैट वुड बी द राइट आंसर। हालांकि चलो इसके बाद चर्चा करते हैं आपके सेल्फ इंडक्शन की। नाउ सेल्फ इंडक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार फिनोमिना है। इसको ऐसे देखना है कि अगर आपका एक लूप है, उस लूप के सामने या मैग्नेट आ रही है या उसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। अब इस लूप के इरादे ये होते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो चेंज आ रहा है वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे चेंज पसंद नहीं है और मुझे वो चेंज नहीं चाहिए। इन दैट केस यहाँ पे अपने आप एक दूसरी आपका इंड्यूस फील्ड इलेक्ट और ईएमएफ और करंट ऐसे आता है, सो दैट इट अपोजेस।
आपका जो आप सेल्फ इंडक्शन जो फिनोमिना है आपका, व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस, तो अगर आपका ऐसे आपका लूप बना हुआ है यहाँ पे, तो जैसे ही आपका करंट चेंज होएगा पासिंग थ्रू अ कॉइल और अ सर्किट, कॉइल में जो आपका करंट यहाँ पास हो रहा है, और वो करंट अगर चेंज होएगा तो उसी लूप में अपने ही वजह से जो करंट चेंज हो रहा है उसी वजह से खुद ही अपने लिए वो एक अपोजिट फोर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अपोजिट करंट क्रिएट करते हैं, सो दैट अपनी ही वजह से जो चेंज हो रहा है उसी को अपोज करने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन अकॉर्डेंस विद आपका जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, EMF is induced in the coil or the circuit which opposes the change that causes it. This phenomena is called self-induction, and EMF induced is called आपका back EMF. करंट जो है उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं आपका इंड्यूस करंट। नाउ कोविशेंट ऑफ सेल्फ ये है, इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। कोविशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो आपका जो भी फ्लक्स होएगा वो आपका आई के प्रोपोर्शनल होएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन फाई इज इक्वल टू आपका इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई, और एल जो है ये आपका सेल्फ इंडक्शन का कोविशेंट कहलाता है। फैराडेज लॉ को अगर आप यहाँ लिखेंगे तो इसको आप ये लिख सकते हैं कि कितना सेल्फ इंडक्शन आएगा, उसको आप लिख सकते हैं ई विल बी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। बिकॉज यहाँ पे जो आपका L आया था वो एन डी बाई आई था, तो यहाँ पे जो आपका EMF आ जाएगा वो एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। इसकी अगर आप यूनिट देखेंगे, यूनिट इसकी ध्यान रखनी है आपने, उसकी यूनिट आ जाएगी हेनरी या फिर वेबर पर एम्पेयर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर स्क्वायर, ये आपकी इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर एम्पेयर स्क्वायर, कूलम वोल्ट पर एम्पेयर स्क्वायर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सेकेंड नहीं आएगा। अलग डायमेंशन इसकी देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ए यहाँ पे आपका एम्पेयर है, ये आपकी डायमेंशंस हो जाएंगी। और सेल्फ इंडक्शन को ही अगर हम आगे फर्दर वो करें तो एल डज नॉट डिपेंड अपॉन, एल जो है आपका वो आपके इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जैसे हम कहते हैं ना कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो आपने लिखा R इज इक्वल टू V बाई आई। R जो है ये आपकी उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, वो V और I के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर आप करंट डबल करेंगे तो पोटेंशियल डबल हो जाएगा, पोटेंशियल हाफ करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। आर आपका इंडिपेंडेंट है, वो आपकी अपनी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार हम कहते हैं एल जो है वो आपके इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। एल डज नॉट डिपेंड अपॉन करंट फ्लोइंग और चेंज इन करंट फ्लोइंग, बट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड परमेबिलिटी। इनफैक्ट इसका अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो इसको ध्यान रखना, ये आपका एल होएगा म्यू एन स्क्वायर वी। V आपका उस सोलेनॉइड का या फिर इंडक्टर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या आएगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका लेंथ, ये आपका इंडक्टर है। L डज नॉट प्ले एनी रोल टिल देयर इज अ कांस्टेंट करंट फ्लोइंग। तो अगर आपका करंट कांस्टेंट है, L का कोई रोल नहीं आएगा, वो आपकी सिंपली एक वायर है। लेकिन अगर आपने वहां पे करंट की वैल्यू चेंज की या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इवेंचुअली, उस केस में L कम्स इनटू पिक्चर। नाउ यहाँ पे हम कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो अगर आपके इंडक्टर में पूछा जाए कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसको आप लिखते हैं हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे आपने कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है लिखा था, ऐसे आपके इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो आपका हाफ एल आई स्क्वायर होएगा। अब यहाँ पे कुछ आपके टिपिकली कुछ स्टैंडर्ड आइटम्स हैं, इनका आपको इंडक्शन पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है। तो अगर आपकी सर्कुलर कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्शन आप लिखेंगे म्यू एन स्क्वायर पाई आर बाय टू। अगर आपका सोलेनॉइड है उसका आपका ये इंडक्टर वो आ जाएगा, टोरॉइड है उसकी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर कॉइल की वैल्यू होगी। इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट आपके या तो सवालों में इस्तेमाल हो जाती है या ये वैल्यूज़ आपकी बहुत बार डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं सवाल में। ठीक है, तो उसको डिराइव करने का अपने पास टाइम नहीं हो गया, याद रहेंगी तो विल बी एबल टू एड्रेस बेटर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, अभी हमने सेल्फ इंडक्शन में देखा कि एक कॉइल है, उस कॉइल में जब करंट गया तो उस करंट की वैल्यू अगर चेंज हुई तो उसने अपोजिंग फोर्स क्रिएट किया। ठीक है, अपोजिंग फोर्स फील्ड या ईएमएफ क्रिएट किया, उसकी वजह से अपने ही अंदर करंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपकी कॉइल रखी हुई है, उस कॉइल में अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके बगल में जो दूसरी कॉइल है उसमें अपने आप इंडक्शन से करंट फ्लो करने लगता है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ क्लास में, समझाने के लिए है कि अगर आपका मान लो दोस्त पढ़ रहा हो,
आपका भी उसे देख के मन करता है कि अरे वाह मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, होता उल्टा है। दोस्त अगर आपका मस्ती मार रहा हो, गेम खेल रहा हो, कुछ भी वो पंगे कर रहा हो, तो आपका भी मन करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके अंदर भी होता है, मैं भी वही काम करूंगा। उसको हम यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो दूसरे में उसकी वजह, चेंजेस की वजह से दूसरे में भी चेंजेस आ जाते हैं। Whenever the current passing through a coil or a circuit changes, the magnetic field linked with the neighboring coil or circuit also change. Hence, an EMF will be induced in the neighboring coil or circuit. This phenomena is called mutual inductance. इसको हम mutual inductance नाम देते हैं phenomena को। कोविशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी ड्यू टू करंट प्राइमरी आपका N2/2 और N2/2 प्रोपोर्शनल होगा आपका I के, और यहाँ पे हम कहते हैं N2/2 जो आएगा वो MI के 1 के बराबर है। तो इसमें जो करंट I है उसको आप M से मल्टीप्लाई करें। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम यहाँ पे कहते हैं जितना, आज अभी बताता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे हम N1 कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में, N2 आपके सेकेंडरी में फ्लक्स आपका phi2 सेकेंडरी में फ्लक्स है, I1 आपका प्राइमरी में करंट है, M आपका कोविशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो M की 1 की वजह से 2 में जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा, 2 की वजह से 1 में भी उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा। तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि आपका M12 विल बी इक्वल टू M21। म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का बराबर है। तो इसके मस्ती मारते देखिए, उसको जितना मन कर रहा है, उसको मस्ती मारते देखिए, इतना ही इसका मन करेगा। दिस इज व्हाट वी से, ठीक है। चलो ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। EMF इंड्यूस जो आपका सेकेंडरी में EMF आएगा उसको आप लिखेंगे N2 d∅dt, E2 को आप लिखेंगे M di/dt माइनस साइन के साथ। ये आपकी EMF की वैल्यू हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम यहाँ बात करेंगे फॉर टू मैग्नेटिक कपल्ड, हम ये कहते हैं कि आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा अगर आपके दो सेल्फ इंडक्टेंस वाली कॉइल्स रखी है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है K मल्टीप्लाइड बाय आपका L1 L2 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे K आपका कपलिंग कोएफिशिएंट है। कपलिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए दो कॉइल हैं ऐसे रख दी, ठीक है, एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल मान लीजिए आपने ऐसे करके इसमें रख दी, 100% कपलिंग है, तो उस केस में K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपने इनको ऐसे रखा है कि एक कॉइल तो आपकी ऐसे है और दूसरी कॉइल आपकी ऐसे है, ठीक है, तो इस केस में इसकी वजह से, क्योंकि 90 का एंगल है, इसकी वजह से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसके फ्लक्स की डायरेक्शन उसके फ्लक्स की डायरेक्शन में आपके 90 का एंगल है, तो आपका कपलिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो अगेन इस बात पे डिपेंड करता है कि कपलिंग कितनी है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, एक दो बार इसी फॉर्मूले पे सवाल पूछे हुए, बाकी तो इसके ऊपर पूरी इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे कपलिंग उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कपल किया हुआ है 100% या फिर 0 उनकी कपलिंग हो रही है, वो कपलिंग कोएफिशिएंट कहलाता है। और ठीक है, चलो राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके वेरियस फॉर्मूले ऑफ, जैसे हमने एल के फॉर्मूले देखे थे, ऐसे वेरियस फॉर्मूले। अगर आपके टू कॉन्सेंट्रिक प्लेनर सर्कुलर कॉइल हैं, तो आपकी दो कॉइल रखें, एक बड़ी कॉइल एक छोटी कॉइल, ये आपका दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस होएगा। फॉर्मूले को ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि अगर दो सोलेनॉइड हैं, ठीक है, दो सोलेनॉइड हो गए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू0 N1 N2 A डिवाइडेड बाय L, L उनकी लेंथ हो गई। 100% कपलिंग यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, ये आपका म्यूचुअल वो आएगा। टू कॉन्सेंट्रिक प्लेनर स्क्वायर कॉइल्स हैं, तो यह फॉर्मूला ध्यान रखें, तो कोई बुराई नहीं है, ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। एक की वजह से दूसरा और दूसरी वजह से पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होएगा। तो इट डजंट मैटर किसकी वजह से किस में इंडक्शन आ रहा है, ठीक है। एक की वजह से दूसरे में निकालना मुश्किल हो तो पहले की वजह से दूसरे में निकाल लो, वो आसान हो जाएगा। हालांकि चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस की। तो अगर आपके इंडक्टर्स हैं जिनको हमने सीरीज में लगा दिया है, तो उनके इंडक्टेंस दोनों, जैसे आप रेजिस्टेंस ऐड करते थे ऐसे ही आपके इंडक्टेंस भी दोनों ऐड हो जाएंगे, L1 + L2। अगर आपने पैरेलल में लगाया तो जैसे रेजिस्टेंस का 1/R1 + 1/R2 करके 1/R इक्विवेलेंट आता था, ऐसे आपका इंडक्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है। एक और ये फॉर्मूला है, बता रहा हूँ, बट आई डाउट इसकी कभी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे हम कहते हैं इंजीनियरिंग में काम आता है ये, हमने यह कहा कि L1 L2 डिवाइड बाय L1 + L2 आएगा, लेकिन उसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो है, इसकी वजह से वो, उसकी वजह से वो, सारी कहानी करने के लिए आप -m² + -2m लिख देते हैं, ठीक है। बस इसके डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मुझे पता था इसलिए बता दिया है, बट एग्जाम में नहीं आएगा ये खास, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे LR सर्किट की। LR सर्किट है कि आपने सीरीज में एक इंडक्टर और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इफ दैट इज द केस, उस केस में जब आपका राइजिंग ऑफ करंट होएगा, तो राइजिंग ऑफ करंट का मतलब है करंट आपका बढ़ रहा है, इंडक्टर आपका अब चार्ज हो रहा है। इफ दैट इज द केस, तो उस केस में आपका
I विल बी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर एल बाई टी। सेम बात हमने कैपेसिटेंस के चैप्टर में की थी कि वहाँ पे जब कैपेसिटेंस आपका चार्ज होना स्टार्ट होता है वो सिनेरियो देखा था। यहाँ पे हम कह रहे हैं राइजिंग ऑफ द करंट, ये आपकी वैल्यू होगी। यही अगर आपका डिकेइंग का केस है तो उस केस में करंट की वैल्यू आपके ऐसे वेरी करेगी। इनके दोनों के ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो कभी ग्राफ आपको देखने को मिल जाए तो दिस इज एक्सपोनेंशियल राइज, दिस इज आपका एक्सपोनेंशियल डिके। अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर आता है जिसको आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। टाउ की जो वैल्यू है कैपेसिटर में हमने देखा था वो आरसी थी, यहाँ पे टाउ की जो वैल्यू है वो एल बाई आर है। और एक एल बाई आर या जो एक टाउ वैल्यू है उसमें जब राइजिंग करंट की बात कर रहे हैं तो एक टाउ में आपका इंडक्टर 63% चार्ज हो जाता है। और अगर आप 2 टाउ की बात करेंगे तो 86% चार्ज हो जाता है। और एक्चुअली पूरा चार्ज करने के लिए इन्फिनिट टाइम लगेगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपका इंडक्टर कितनी जल्दी चार्ज हो रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका टाउ कितना कम है। सिमिलरली डिस्चार्ज की बात करते हैं, अगर आप डिस्चार्जिंग करने लगेंगे तो एक टाउ में, टाउ की वैल्यू मान लो 1 मिली सेकेंड है, तो 1 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड है, तो उतने टाउ की वैल्यू में आपका डिस्चार्जिंग की जब बात हुए तो आपका जो आपका इंडक्टर जो है वो 37% डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। ये आपका एक टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इस वैल्यू को ध्यान रखना, तो आपका टाउ जो है ये आपका एल बाई आर के बराबर होता है, आपके टाउ की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन की। एलसी ऑसिलेशन क्या है कि अगर आपका एक इंडक्टर और अगर आपका एक आपका कैपेसिटर दोनों हमने सीरीज में लगा दिए, रेजिस्टेंस नहीं है। अगेन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई सर्किट बना दें जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, बट हाइपोथेटिकली मान लीजिए ऐसा है कि आपका कैपेसिटर है जिसको हमने पूरा चार्ज कर दिया है, उसके साथ हमने इंडिकेटर लगा दिया। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी हमें पता है कि उसको कैपेसिटर अगर फुली चार्ज है तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होएगा। अब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होएगा तो चार्ज आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, उसकी वजह से आपका करंट आ गया। अब जब करंट यहाँ से बहेगा तो कैपेसिटर आपका अब चार्ज होएगा, तो सॉरी इंडक्टर अब आपका चार्ज होएगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इंडक्टर आपका चार्ज हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम इंडक्टर पूरा चार्ज हो गया, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज है। उसके बाद ये वाला आपका सर्किट फिर ऐसे मतलब इसमें करंट फिर ऐसे बहेगा और आपका इस बार इंडक्टर डिस्चार्ज होएगा और कैपेसिटर चार्ज होएगा। इफ दैट इज द केस तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन आती है, क्लास में इसको हम डिराइव करते हैं। ये पूरा फिनोमेना आपका एसएचएम की इक्वेशन देता है, ठीक है। एसएचएम इसको हम क्लास में साबित करते हैं कि ये पूरा फिनोमेना सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इफ दैट इज द केस टोटल एनर्जी यहाँ पे हम एसोसिएटेड जो है वो कांस्टेंट मान रहे हैं, लॉसलेस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और आपकी एसएचएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये आ जाती है ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इस फ्रीक्वेंसी को ध्यान रखना। कई बार तो डायरेक्ट ही वैल्यू पूछी है, आपको कहा है कि ना एलसी ऑसिलेटर ओमेगा दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी बताना है, सी दिया है, ओमेगा दिया है, एल बताना है, या एल सी दिए हुए हैं, ओमेगा बताना है। तो डायरेक्ट इसके ऊपर आपसे सवाल पूछे हुए, इस चीज़ को ध्यान रखना। राइट, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2π√LC। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एसएचएम यहाँ पे एल से सी और सी से एल, यहाँ पे जाके आपका एसएचएम बिहेवियर होता है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी। अलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अपने एडी करंट्स की। नाउ एडी करंट्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं आपके जो एडी करंट्स है, व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज अप्लाइड टू अ बल्क पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल में आपने मैग्नेटिक फील्ड की बात की है, उस वजह से करंट आपके उस मैग्नेटिक फील्ड के उस जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, अभी हम क्या करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की वायर बना के करंट यहाँ से वहाँ फ्लो करवाते हैं। बट अगर वहाँ पे आपने प्लेट रखी है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसके प्लेट के ऊपर ही आपका करंट, उस सरफेस पे ही, उस प्लेट के अंदर ही आपका करंट फ्लो करने लग गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एडी करंट कहते हैं इसको। और बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस ऑफ द बल्क कंडक्टर यूजुअली लो, और वहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस आपका लो है इस वजह से वहाँ पे आपका इस करंट की वजह से हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसको बचाने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे करते हैं उसको या तो लेमिनेशन कर देते हैं। आपसे एक दो बार यही सवाल पूछे हुए हैं कि एडी करंट से जो आपके कंडक्टर हीट होते हैं उनको हम कैसे वो बचा सकते हैं। तो क्या करते हैं वहाँ पे, या तो लेमिनेशन कर देते हैं या फिर वहाँ पे आपके यहाँ से स्लॉट बना देते हैं। तो ये आपका जो कंडक्टर है, जैसे आपने फॉक देखे होंगे, खाने वाला जो कांटा छुरी होते हैं, उसकी जो कंडक्टर की शेप है वैसे बना दी, तो उसमें आपका जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था उसकी वजह आपने यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेमिनेशन, स्लॉटिंग प्रोसेस ये वाले हो गए, या फिर आपके इससे लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। चलो इस चीज़ को ध्यान रखना और इसके बाद आप कुछ सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन से कंडक्टिंग रॉड AB
of length 1 meter is moving at a velocity of 4 meter per second. Make an angle 30 degree with 30 degree angle पे जा रही है with its length. A uniform magnetic field B is equal to 2T exists in direction perpendicular to the plane of the motion. Then हमें बताना है VA माइनस VB 8 वोल्ट, VA माइनस VB 4 वोल्ट, VB माइनस VA 8 वोल्ट या फिर VB माइनस VA आपका 4 वोल्ट. कौन हायर पोटेंशियल है और कितनी वैल्यू है पोटेंशियल की, ये हमें बताना है. तो यहाँ पे जो आप डेल्टा V की वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगा आपका डेल्टा V विल बी इक्वल टू VBL साइन थीटा. राइट. यहाँ पे अगर V देखोगे तो V की वैल्यू दे रखी है आपको 4, B की वैल्यू दे रखी है 2, लेंथ है आपकी 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. तो साइन थीटा जो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है उसकी वैल्यू 30 डिग्री है. तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 4 वोल्ट. या तो आपका डेल्टा V आ गया. तो या तो आंसर आपका B है या फिर आंसर D है 4 वोल्ट. नाउ इस केस में देखेंगे A और B में कौन हायर पोटेंशियल है, इसको मैं समझाता हूँ. तो इसके लिए आप करेंगे V क्रॉस B डॉट DL. ठीक है, इसको एक बार आप डायरेक्शन देखना समझना स्टार्ट करें कौन हायर पोटेंशियल है. तो हायर पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे आप, अगर या तो पाम रूल लगाते हैं पाम रूल लगाएं, थंब रूल लगाते हैं थंब रूल लगाएं. मैं दोनों से सिखाता हूं आपको. अगर आप यहाँ पे थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं. तो राइट हैंड थंब रूल में पहला वेक्टर इधर, पहला वेक्टर आपकी इंडेक्स फिंगर, दूसरा वेक्टर आपकी मिडिल फिंगर और थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको फाइनली फोर्स की वैल्यू देगा. तो यहाँ पे आप फोर्स कर रहे हैं V क्रॉस B करके, QVB, उससे फोर्स से आपको वैल्यू पता चलेगी. तो आपका जो F है उसकी वैल्यू आएगी Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B. राइट. तो V जो है आपकी इस डायरेक्शन में है पहली उंगली, B जो है वो इनसाइड है. अब आपको सामने से हो सकता है दिखना रहा और B इनसाइड है, और उस वजह से आपका जो थंब है V इस तरफ है ऊपर की डायरेक्शन में 30 डिग्री पे ऐसे, B इनसाइड है. तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो A आपका हायर पोटेंशियल हो गया. तो A आपका, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज वहाँ चले जाएंगे, यानी कि A आपका हायर पोटेंशियल हो जाएगा. हेंस आपका B VA माइनस VB इसकी वैल्यू 4 वोल्ट आएगी. इसी को करने का दूसरा तरीका पाम रूल देखते हैं. पाम रूल में आप तो पहला, दूसरा और तीसरा ये करते हैं. पाम रूल में आप करेंगे पहले वेक्टर की तरफ अंगूठा ऐसे, दूसरे वेक्टर की तरफ आपकी उंगलियां गई, और तीसरा वेक्टर पाम रूल जो है आपका इस डायरेक्शन में आया. इस वजह से आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे होंगे, नेगेटिव यहाँ इकट्ठे होंगे. तो ये आपका हायर पोटेंशियल हो गया. ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई. तो सवाल मुश्किल नहीं होते हैं इसके, बस डायरेक्शन में लोग फंसते हैं, तो डायरेक्शन की प्रैक्टिस करके रखिएगा. एक सवाल और सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन से द करंट इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 2 + 3t. आपका करंट इस फॉर्मेट में दिया हुआ है वेयर t इज इन सेकेंड. द सेल्फ इंड्यूस EMF आपने को दिया हुआ है 9 मिलीवोल्ट एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या वैल्यू होगी हमें बताना है. ठीक है, ऑप्शन है 10 या फिर 37.5, 75 या फिर आपका 0. इतने मिली जूल में आपको एनर्जी बताना है इंडक्टर में क्या स्टोर होगी. नाउ इस केस में जो करंट है उस करंट की अपने को जो वैल्यू दी हुई है वो दिया है 2 + 3t. अगर यहाँ पे हम देखेंगे EMF जो है उसको हम लिखते हैं LdI/dt. LdI/dt. तो E की जो वैल्यू है वो अपने को दी हुई है कितना, 9 मिलीवोल्ट. तो ये तो हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ विल बी इक्वल टू L. यहाँ पे अपने को L की वैल्यू नहीं पता है, ये ध्यान रखना. आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप लिखोगे ½ LI². ठीक है, यहाँ पे अपने को L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो E LdI/dt से आपकी L की वैल्यू आएगी. dI/dt क्या होगा, इसको जब आप इस डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 + 3t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3. राइट. और dI/dt करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 3, विच इम्प्लाइज आपका L जो है वो हो गया, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 10⁻³ यानी कि इसको आपको 3 मिली हेनरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ये आपकी L की वैल्यू आएगी. अब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर हम इसको लिख दें सीधा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू ½ मल्टीप्लाइड बाय L. L की वैल्यू आई आपकी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय I². ना I की वैल्यू अगर आप देखेंगे, I की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमसे पूछा है. तो I जो होएगा 1 सेकेंड पे उसकी वैल्यू होएगी 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 5 एम्पेयर. तो I आपका 1 सेकेंड पे 5 एम्पेयर है. तो यहाँ पे इसकी 5² कर देंगे, 5². सो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी ½ मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ राइट.
भाई इसको वैल्यू लिख लो, तो आपका 25 इंटू 3 75 बनेगा, उसका हाफ करेंगे तो 37 या इसकी वैल्यू आ गई 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 3, यानी कि ये मिली जूल हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 37.5 मिली जूल ये आपका राइट आंसर होएगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है अपना, क्वेश्चन से इज अ व्हील विद 10 मेटेलिक स्कोप्स, यहाँ पे अपने को दिया है ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटिव विद द स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे अपने को ओमेगा दे रखी है इन अ प्लेस नॉर्मल टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.04 जी। यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दी हुई है, हमें टेस्ला में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, और ये चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं ना। सवाल आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है ईएमएफ, तो ईएमएफ जो आपका आएगा, अगर ये व्हील है ऐसे ऐसे करके व्हील आपका रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप ईएमएफ जो उसकी वैल्यू लिखते हैं हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ये आपकी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, सो इसको आप यहाँ पे लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी, बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो इसको आप लिखोगे 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो -2 तो इसी वजह से आया क्योंकि ये 0.04 था, इसको 10 की पावर ऐसे में लिख लिया। अब इसको जब टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए लिखेंगे 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। एल यहाँ पे दिया हुआ अपने को 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ना ओमेगा यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा जो है उसको आप लिखते हैं 2 पाई एफ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ जो दी हुई है वो है आपकी 120 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इसको यहाँ फिट इन कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइड बाय 60। भाई इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये जो 4 है ये तो 4 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका 2 बचेगा, ये और 2 इंटू 2 करके ये आपका नहीं ये 1/2 था, 2 क्यों लिखा हमने, सॉरी 1/2 आएगा। ये 4 इससे कैंसिल हुआ है, ये आपका 2 बचा, 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी। और हाँ, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये हो गई आपकी पाई, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। नाउ 2 पाई जो है पाई की वैल्यू होती है 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। ये वोल्ट में आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।